अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। 28 मई 1998 में पाक भारत छिकताण वारी सूरत हाल थी ऐं पाक भारत छिकताण वारी सूरत हाल खां पोइ पाकिस्तान खे उन में सरसी हासिल थी। भारत पारां 5 एटमी धमाका विया, जॾहिं त पाकिस्तान पारां 6 एटमी धमाका कया विया ऐं उन हवाले सां अॼु पूरे मुल्क में योम तकबीर डे मल्हायो पियो वञे ऐं योम तकबीर डे में जेको आहे पूरे पाकिस्तान में आम मोकल कई वई। उन सां गॾोगॾु सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब ऐं उनखां अलावा फ़ौजी ऐं अस्करी क़यादत जेका आहे उन्हनि पारां क़ौम खे वाधायूं ॾिनियूं वियूं। पूरे मुल्क में रैलियूं कढियूं वियूं त पाकिस्तान खे 28 मई ते जहिड़ी रीति कामयाबी मिली हुई ऐं अॼु वरी हिकु दफ़ो ॿीहर उन्हनि खे इन्हनि डेज़ में कामयाबी मिली आहे। उन हवाले सां जोश ऐं जज़्बे सां 28 मई ते योम तकबीर डे जेको आहे उहो मल्हायो वियो आहे। उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं प्रोग्राम में ऐं प्रोग्राम में पाण इहो बि जाइज़ो वठंदासूं पाक भारत छिकताण वारी जेका सूरत हाल हुई उनखां पोइ कहिड़ा मस्बर नतीजा निकिरणु वञनि पिया ऐं उनखां पोइ जहिड़ी रीति मोदी सरकार जा बार बार स्टेटमेंट्स अचनि पिया, धमकियूं जेके मिलनि पियूं ऐं बार बार उन्हनि जी तक़रीरुनि में जेका इंतिशार फैलाई पई वञे, उन हवाले सां अॼु परॾेही दफ़्तर परॾेही जेको आहे उनजे तर्जुमान पारां बि इहा इन ॻाल्हि जी निशानदेही कई वई आहे ऐं बयानु ॾिनो वियो आहे त जेको भारत जो जेको बयानु आहिनि उहे इंतिशारी बयानु आहिनि ऐं नौजवाननि खे ख़ासि तौर ते उन नौजवाननि खे मुखातिब थींदे चयो ऐं उनजे जवाब में तर्जुमान जो इहो चवणु आहे त ही मोदी जेको आहे उहो बौखलाहट जो शिकार थी वियो आहे ऐं मोदी हूअं मिलिट्री डिफीट उन खे मिली आहे, डिप्लोमेटिक डिफीट मिली आहे, उनखां अलावा डिफेंस डिफीट मिली आहे। उनखां पोइ मोदी बुखलाहट जो शिकार थी वियो आहे। उहो पंहिंजा नंबर ठाहिण जी कोशिशि करे थो ऐं कोशिशि करे थो त कहिड़े न कहिड़े तरीक़े सां इंडिया जे अवाम आॾो पंहिंजो जेको आहे उहो नालो बचाइजे। उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में जाइज़ो वठंदासूं। ॿिए तरफ़ पाण इहा बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं जेको पाक भारत वफ़्त आहे उहो ॻाल्हियूं करण लाइ, टेबल टॉक करण लाइ जेको US वेंदो, उन में कहिड़ा मस्बत नतीजा निकिरंदा, कहिड़ा हकारी नतीजा निकिरंदा, छाकाणि त जेका सूरत हाल आहे उनखां पहिरियां बि टेबल टॉक थिया आहिनि। इंडस वाटर ट्रीटी मुआहिदो हुजे उनजी बि भारत सिधी सवी भनकड़ी करे पियो। उनखां पोइ 51 UN चार्टर जी जेका आहे उहा बि भनकड़ी करे पियो। इंटरनेशनल लॉस जेके आहिनि उहे जी बि भनकड़ी थिए पई। उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। पंहिंजे पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद नज़ीर साहब जेके डिफेंस एक्सपर्ट आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु ब्रिगेडियर रिटायर्ड आहिनि। बहुत शुक्रिया सैयद नज़ीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। आज का दिन अपने पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी तौर पर और फिर जो जनूबी एशिया है इसमें पाकिस्तान का जो अजली दुश्मन इंडिया था, जो कि तादाद के लिहाज से, इक़्तिसाद के लिहाज से और बाकी बड़े लिहाज से जो उनकी डिफेंस बजट है उससे लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनको बड़ा नाज भी है और पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से 1998 में इसी तारीख को पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में जो कि उन्होंने 11 और 13 मई को धमाके किए थे 5, उसके मुकाबले में अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी और पाकिस्तान ने उसके जवाब में 6 एटमी धमाके किए और इस तरह पाकिस्तान उस क्लब में शामिल होगा, उस एलीट क्लब में जो कि 7 न्यूक्लियर स्टेट्स थे और उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर आया। और यही एक वजह थी कि पाकिस्तान जिस तरीके से उसको धमकियां मिलती थी इंडिया से, उसके लीडरशिप से कि अब हम न्यूक्लियर पावर हैं और पाकिस्तान हमारे सामने एक तफीली मुल्क के तौर पर है, जो हम चाहेंगे उसके साथ कर सकते हैं और उसको मनवाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बना दिया और इसी तरीके से पाकिस्तान फिर अपने न्यूक्लियर हैसियत को मजीद बढ़ाते हुए, मजीद उसको पॉलिश करते हुए, मजीद तकनीकी महारत और अफजूदगी महारत करते हुए अल्लाह ताला ने अभी इसको इंडिया का हम पल्ला बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। और अब हम जहाँ तक कम्प्रिहेंसिव डिटरेंस से नॉन कन्वेंशनल वार में वो पाकिस्तान ने हासिल कर ली है और हम अल्हम्दुलिल्लाह के हम जमीन से और इसके अलावा फजा से और समंदरों से इंडिया के लिए हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। और अभी इंडिया और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक तौर पर म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के उसमें है, जिसमें इंडिया ये हिम्मत कर सकता है कि पाकिस्तान को मिटा सके और अगर पाकिस्तान को मिटाने की कोशिश की तो पूरा इंडिया मिटेगा। फिर भी मुसलमान मुल्क होंगे लेकिन जब इंडिया मिटेगा तो कोई
वो कोई हिंदू वाला मुल्क या हिंदुत्व वाला मुल्क नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस तरीके से इंडिया वहां पर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे और उसका सारा जो वो मलबा था वो पाकिस्तान पर फेंक देते थे और फिर अपने तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जमीनी तौर पर फजाई तौर पर वो खिलाफ वर्जियां करते थे, जिस तरीके से पाकिस्तान ने 2019 में उनको जवाब दिया था और उनके तैयारे गिराए थे, एक पायलट को कैप्चर किया था अभिनंदन को, और इसके अलावा अभी इस दफा उनके पास जब राफेल आ गए फिर उन्होंने ये जो रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम इस 400 ले लिया तो दोबारा उनको जुगम हो गया, दोबारा उनकी वो जो हिंदुत्व की थी और इसके अलावा जो आरएसएस की थी और जो हेजमोनिक माइंडसेट था और फिर उस पर मोदी की हुकूमत थी, तो फिर उसने पाकिस्तान को एक दफा फिर उस जाल में फंसाना चाहा और उस तरीके से हमला कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा उससे ज्यादा मार पड़ गई जो उससे पहले उसको पड़ी थी। लेकिन इंडिया सबक नहीं सीखता और इसलिए नहीं सीखता कि उनके जो माइंड सेट है वो जंगजुआना है। उनके मीडिया को देख लो, जिस तरह की एक बाजार एक इररिस्पॉन्सिबल के और बगैर सबूत के जिस तरीके से खबरें फैलाते हैं और अभी वो मुंह छुपा कर फिरते हैं। दूसरी बात यह आ जाती कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इंडिया के सामने ने पाकिस्तान को इंटरनली तौर पर बड़ा स्ट्रांग किया, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी वो खत्म हो गई, पाकिस्तानी कौम को एक उसमें एक सफ में खड़ा कर दिया जिस तरह बुनियानो मरसूस से, और दूसरी तरफ पर पाकिस्तान के एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के नेवी ने और पाकिस्तान के जो ग्राउंड फोर्सेज है जो फील्ड मार्शल जनरल मुनीर लीड कर रहे थे सब कुछ, उसमें उन्होंने जिस तरीके से अपने सिनर्जी पैदा कर दी अपने ऑपरेशंस में, और फिर पाकिस्तान ने जो इंडिया पर जमीन तंग कर दी इसलिए कि उन्होंने अपना राफेल को भी छुपा लिए, इसके अलावा S-400 सिस्टम भी तबाह हो गया और इसके अलावा 26 मुकामात पर उसके हमले हो गए। तो फिर वो सुलह के लिए और जंगबंदी के लिए अमेरिका के गोद में जा बैठा और फिर ये सुलह हो गया। लेकिन अब भी वो धमकियों से बाज नहीं आता, इसलिए कि वो एक जख्मी सांप की तरफ है जिसका जहर तो मौजूद है लेकिन वो हरकत नहीं कर सकता, और अगर हरकत करेगा तो इस दफा उसका सर भी कुचला जाएगा। अच्छा सैयद नज़ीर साहब, ये बताइएगा इंडिया क्योंकि जिस तरीके से एक चाइना कार्ड खेलता आ रहा है हिस्टोरिकली और आजकल भी वो चाइना कार्ड खेल रहा है इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक वे में, और जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या इवन पाकिस्तान बार बार उनसे मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से इंगेज कर रहा है, लेकिन बजाय इंगेज के मोदी सरकार की स्टेटमेंट्स आती है धमकियों वाली। और उसके बाद एक मैगजीन है ब्लूमबर्ग, इंटरनेशनल मैगजीन है, उसमें जो उनके डिफेंस एक्सपर्ट है उन्होंने ये दावा किया है, ये कहा है कि हमारी जंग पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारी जंग चाइना से हुई है, और ये उसमें अशोक कुमार जो वहां के जर्नलिस्ट हैं दिल्ली बेस्ड, उनको इंटरव्यू में कहा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं ये जो बातचीत अगर होगी, लेकिन इंडिया तो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की जंग हुई है, ये तो चाइना के साथ जंग हुई है। तो आप क्या समझते हैं इंटरनेशनली अगर चाइना कार्ड इंडिया खेलता है तो उसमें उसको नाकामी मिलेगी? देख लो, ये तो पहले से उन्होंने उनके जो आर्म फोर्सेस है और उनकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें एक तो ये है कि पाकिस्तान के साथ एक महदूद जंग न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे वो हम लड़ सकते हैं। दूसरा उनका ये था कि चाइना जो है, चाइना के खिलाफ भी हम दूसरा फ्रंट खोल सकते हैं, और फिर 2.5 वार फ्रंट की बात करते थे कि कश्मीरियों के खिलाफ भी हम फ्रंट खोल सकते हैं। तो 2.5 फ्रंट वार की तो पहले भी बातें करते थे, लेकिन अगर वो सिर्फ पाकिस्तान के एक वार से अब उसका सारा जो जुगम है, उसका सारा जो गवर्नमेंट है, उसके सारे भी जो एयरफोर्स है, नेवी भी और इसके अलावा ग्राउंड फोर्सेस, वो अगर सफेद झंडे निकाल दे और फिर अपने राफेल और S-400 का रोना रोए और फिर सिर्फ दीदर बत्तियां लगा दे और अपने लिए बहाना ढूंढे कि ये तो चाइना था। भाई, चाइना ने जरूर हथियार दिए, पाकिस्तान और चाइना दोनों दोस्त थे और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। जरूरी है कि उनको राफेल मिले, उन्होंने खरीदे हैं। इसके अलावा रशिया ने उसको S-400 दिया है, लेकिन अब ये नहीं कहते कि हमारा रूस के खिलाफ जंग था या हमारे जो फ्रांस के खिलाफ जंग था।
क्योंकि उन्होंने हथियार दिए, अमेरिका ने दिए हैं, लेकिन हमें चाइना जरूर है हथियार देता है, लेकिन उसको हथियार चलाने वाले की बात करो कि जो हथियार चलाता है वो किस तरीके से चलाता है। यही राफेल है जो कि बहुत अच्छा जहाज है और अभी तक उसने मार नहीं खाई हुई थी। पहली दफा है जो पाकिस्तान ने उसको J-10 के जरिए उससे गिरा दिया है, पील 15 मिसाइल सिस्टम के साथ। ये मिसाइल सिस्टम उनके पास भी था, इससे अच्छे जहाज के राफेल उनके पास भी था। और दूसरी बात, जहां तक चाइना फैक्टर की बात होती है, तो देख लो जिस तरीके से इंडिया ये समझ रहा था कि उनका डिप्लोमेटिक क्लाउड बहुत ज्यादा है और यूरोप और इसके अलावा अमेरिका उसके साथ है, इसके अलावा इजराइल के साथ उनके बड़े जो दिफाई ताउन है, इसके अलावा जो बाकी मुस्लिम ममालिक है वहां पर भी उनकी बड़ी डायस्पोरा है और इसके अलावा वहां पर भी इसका असर रसूख है। लेकिन किधर गया वो जो मोदी साहब ने 72 मुल्कों के दौरे किए थे, 72 दौरे किए थे और फिर बड़ा समझ रहा था कि पाकिस्तान को हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर चुके हैं, इसको इकोनॉमिकली बड़ा डिग्रेड कर चुके हैं, इंटरनल तौर पर हमने उसके खिलाफ वो अंदरूनी महाज ये जो टेररिज्म के वो खोले हुए हैं, तो पाकिस्तान को तो वो किसी कांटे में नहीं डालता था। लेकिन अब देख लो कि पाकिस्तान में जाहिर है कि चाइनीज तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, चाइनीज का जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट था वो अपनी जगह पर मौजूद था, पाकिस्तान चीन दोस्ती अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन जो लड़े वो पाकिस्तानी लड़े। और इस तरह अगर पाकिस्तान का वो मुकाबला नहीं कर सकते तो यूरोप जो है या अमेरिका जो है उसको अगर चाइना के खिलाफ एक बुलवर्क समझते हैं, इंडिया को उन्होंने इंडियन ओशन का पुलिसमैन बना दिया। इसके अलावा साउथ चाइना सी में वो कहता है कि चाइना के खिलाफ ही होगा और फिर इसको बट्टिका एग्रीमेंट, इसके अलावा न्यूक्लियर एग्रीमेंट उसके साथ कर दिए, क्वाड में उसको वो कर लिया, फिर G20 का भी ये ऐसा है। इस तरह इसको ये भी लारे लगा दिए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के ये मेंबर बनेंगे, फिर इन इस जी ग्रुप का ये मेंबर बनेगा। तो बहुत बड़े तो जो मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे उसको लगा रखा था, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि मेरे जो नेबर्स हैं वो उसके साथ मेरे ताल्लुकात कैसे हैं, उसके साथ मेरी डिप्लोमेसी कैसी चल रही है, उसके साथ बाकी जो मेरे ताल्लुकात है वो किस नहज पर है। तो अगर ये अपने तौर पर अपने रीजन में आइसोलेट हो चुका है इंडिया और अभी इंटरनेशनल तौर पर भी वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया, कोई उसके मदद को नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान का चाइना है, इसके अलावा तुर्की है, इसके अलावा अजरबैजान है, इसके अलावा सऊदी अरब है या बाकी ममालिक थे जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो जंगों से या इस किस्म की चीजों से जो समझदार कौम होती है या लीडरशिप होती है उससे सबक सीखते हैं, तो ये उनके लिए एक सबक है और हमारे लिए भी है कि हमने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है। तो जो जाल उसने बुने थे पाकिस्तान के खिलाफ, उन जालों में और जो वो जुगम था वो सब कुछ टूट गया। अब वो मकड़ी के जाले थे, बिल्कुल इस तरीके से वो गिरे। तो जाहिर है कि अब अगर इस चाइना फैक्टर को इस्तेमाल करते तो पहले भी तो ये बुलवर्क के तौर पर खुद को पेश कर रहा था। वो एक बुलवर्क होता है, एक बुल कुछ और चीज होता है, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जाहिर है कि अब वो साबित हुआ है जो दूसरा वर्ल्ड है। अच्छा सैयद नजीर साहब, ये बताइएगा, इंडिया बार बार इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे को मुअत्तल करने की धमकियां दे रहा है, पानी रोकने की धमकियां दे रहा है। वो तो पहले भी हिस्टोरिकली ऐसे मामलात हुए हैं, लेकिन ये तो अभी एक सेंसिटिव इशू है और पानी के लिए तो हमारे जैसे DGISPR साहब ने भी बताया था कि पानी के लिए तो हमारी जंग है, अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो फिर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के पास कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से किसी प्लेटफॉर्म में जाके अपने आवाज़ को उठाएं। और दूसरा हमें यह भी बताइएगा कि इंडिया एक तरफ से बात करता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का जो इशू है या कश्मीर का जो इशू है वो बायलैटरल इशू है, उसमें किसी और कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ऊपर से जब जंग मुसल्लत होती है और जब जंग शुरू होती है तो फिर वो खुद ही US को जो है वो इंगेज करते हैं, सीज फायर कराई जाइए। ये जो इंडिया का दोगलापन है, आप उसको कैसे देखते हैं? देख लो, इंडिया का तो दोगलापन है इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो कश्मीर पर है वो तो दुनिया और अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उसके एजेंडे पर मौजूद है, तो उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने जो 2019 में जो कश्मीर का
उसको इंडियन यूनियन में शामिल कर दिया और अपने आईन को उन्होंने अमेंड कर दिया, तो उन्होंने ये जो चाल चली, इसके जरिए से उन्होंने कश्मीर को अपने जो स्वाति अटूट अंग समझते थे उस तरीके से तो अपने आईन में शामिल कर दिया। लेकिन फिर आपने देखा कि उसी कश्मीर में अगर वो लोग उसके साथ शामिल नहीं थे, उसके हमनवा नहीं थे, या इस चीज को वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तो तकरीबन 1.5 साल वहां पर कर्फ्यू रहा और वहां पर उन्होंने फौजों की तादाद तकरीबन 7 लाख से बढ़ाकर 9 लाख के करीब कर दिया। और क्योंकि ये फोर्स मैरिज है, जिस तरह नेहरू कहता था कि हम कोई फोर्स मैरिज के लिए मतलब है कि कश्मीर को बाई फोर्स हम अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, और ये नेहरू ही था जो कि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में गया था और फिर जो ये करारदाद पास हुई थी। एक दूसरी बात यह है कि अभी वो जो नकल कर रहा है वो इजराइल की कर रहा है कि उसके डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन को चेंज कर रहे हैं, और इसके अलावा वहां पर जो टूरिज्म और बाकी तरक्की के नाम पर जो बहुत सारी उन्होंने चीजें शुरू की थी वो कर रहे हैं। तीसरा, उसको स्कॉर्चर पॉलिसी उन्होंने वहां पर अपनाई हुई है कि कश्मीरियों को रफ्ता रफ्ता सेकंड रेट सिटीजन, बल्कि सिटीजन भी नहीं, वो उसको अपने दायरे में भी शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि बाकी माइनॉरिटीज का भी उनका ये हाल है। तो बात ये है कि कश्मीर तो दुनिया के या जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसमें रहेगा। अब जहां तक शिमला एग्रीमेंट की बात है, तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन मौजूद है कि वो शिमला एग्रीमेंट से निकल जाए और फिर ये इंटरनेशनल इशू, तो इस जो जंग था 4 रोजा, इसके जरिए ये कश्मीर का इशू दोबारा इंटरनेशनलाइज हो चुका है, क्योंकि सारे लोग, सारी दुनिया समझ रही है कि जब तक ये मसला हल न हो दोनों के दरमियान मुस्तकिल अमन नामुमकिन है। दूसरी बात जो आपने कर ली कि इंडिया का जो तरीक़ाकार है इंडस वाटर ट्रीटी का, तो इंडस वाटर ट्रीटी 2 सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान है और वर्ल्ड बैंक ने उसको फैसिलिटेट किया है, तो यूनिलैटरली तो वो चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता अभी जो उन्होंने बदलियार डैम और इसके अलावा कुछ और भी डैम बना रहे हैं ताकि इसका या रुख मोड़ सके या उस पानी को जरखीरा कर सके, अभी उसकी तो वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो कैपेसिटी हासिल करते हुए उसको 10-12 साल लगेंगे। अगर वो हासिल करते हैं तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि इसका पहले से भी, मैं आपको सिर्फ अपने एक मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि रेलेवेंट है कि मैं जब डिफेंस कोर्स कर रहा था एज ए ब्रिगेडियर, तो हमें यही सिचुएशन दिया गया था कि इस तरह की इंडिया पानी में बंद किया हुआ है, जो सिंध है और जो पंजाब है उसके किसान बिल्कुल जमीन बंजर हो चुकी है, वो सड़कों पर आ चुके हैं और पाकिस्तान इंटरनल इंक्लूजन की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए क्या, तो फिर हमने यही रिकमेंड किया था, मैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर था उस एक्सरसाइज में, कि इंडिया के खिलाफ जंग होगा, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है और पानी अगर ये रोकते हैं तो पाकिस्तान वैसे ही बंजर हो जाएगा, भूखा रह जाएगा, तो इससे बेहतर है कि जंग में जाए। और यही वो बात है कि अभी पाकिस्तान ने यही ऐलान किया है। लेकिन अब इसके लिए ये है कि एक तो ये है कि वो किसी फोरम तो बड़े मौजूद है, लेकिन आया वो यूनिलैटरली चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक बात। दूसरा, उसकी कैपेसिटी है, नहीं है उसकी कैपेसिटी। और तीसरी बात ये कि अभी उन्होंने हमारे जो कश्मीर में एक डैम है नीलम झेलम, उस पर उन्होंने हमला कर दिया और उसको मामूली सा नुकसान पहुंचाया। तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन फिर मौजूद है और हमारे पास कैपेसिटी भी है और हमारे पास वेदर विल भी है कि हम उन डैम्स को जो पाकिस्तान के पानी को रोकेगा उसको हम जंग से पहले उसको हम उड़ा सकते हैं, और वो हमारे मिसाइलों के सामने, हमारे बम्स के सामने, हमारे रीच के सामने वो मतलब है कि 1 दिन या 2 दिन का काम है कि उसको हम खत्म कर सकते हैं। और तीसरी बात ये, अभी चाइना फैक्टर की मैं बात करता हूँ कि अभी इन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, और इसलिए मारी है कि अब चाइना भी इस जो इंडस वाटर है इसका वो एक हिस्सा बन चुका है, इसलिए कि ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है तो मंबा तो उसका उधर है। दूसरी बात ये, कश्मीर से होता हुआ, लद्दाख से होता हुआ ये फिर गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो जाता है, जी दाखिल हो जाता है। तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन है कि इसको डाइवर्ट करे और चाइना के पास भी ऑप्शन है कि इसको कंट्रोल कर सके। तो अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि इसको रेगुलेट ये कर सकते हैं कि जब पानी पाकिस्तान को चाहिए ये बंद करेगा और जब नहीं चाहिए तो फिर ये खोलेगा। इतना तक वो भी एक लिमिटेड हैसियत से।
अच्छा सैयद नज़ीर साहब, आपको क्या लगता है अभी सीज फायर हुआ है और डीडीओज के आपस में राब्ते भी हुए हैं, वो चाहे भारत के हों पाकिस्तान के हों, उनके आपस में राब्ते भी हुए हैं 2-3 बार, और उसके बाद अभी पाकिस्तान ने एक वफद बनाया है पाकिस्तानी हुकूमत ने जो कि पाकिस्तान के केस को रिप्रेजेंट करेगा, और अभी चंद दिनों में जो है वो इम्कानात हैं कि वो मामला जो है उनसे टेबल टॉक किया जाए भारत से। लेकिन अब आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो सीज फायर है ये मुस्तकिल रहेगा या ये टेम्पररी सीज फायर है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि अभी जो मामलात हैं उनसे जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं मोदी सरकार की, मोदी की बार बार वो धमकियां दे रहा है पाकिस्तानी नौजवानों को, तो आपको क्या लगता है उनसे डायलॉग बाजी में कोई मस्बत नतीजा निकलेगा? तो पहली बार तो मैं ये कहता हूं कि जहां तक इंडिया का ताल्लुक है और मोदी हुकूमत का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में इनको बहुत बड़ा धचका लगा है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, क्योंकि जो डिप्लोमेटिकली वो हासिल नहीं कर सके जो कि वो सोच रहे थे। दूसरी बात ये है कि अभी उन्होंने वफूद भेजे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में। अभी जो अमेरिका में गए हुए था तो वहां पर उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग कर दी, बाकी कौन सा उनके लीडर या वो उनको मिले हुए हैं कि भाई ठीक है तुम लोग जो ने जो बात की वो हमने सुन लिया और हम आपके केस को लड़ेंगे या आपके हामी बन गए। दूसरी बात यह आ जाती है कि पहले भी जो उसके दौरे थे उससे क्या बना था कि अभी वक्त भेज कर उस दौरों से कुछ बनेगा। तीसरी बात यह आ जाती है कि इंटरनेशनल तौर पर इंडिया की जो सुखी हुई है और जिस तरीके से दुनिया उसको समझ रही थी या उसके पीछे थी, और फिर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई तो वो बहुत पुअर है। उस परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया ने बहुत ज्यादा स्पेस खोया है और पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्पेस गेन किया हुआ है। तो ये दोनों इंडिया के मतलब है कि उसके जो स्ट्रेटेजी है उसको धचका लगा है, डबल धचके उसको लगे हुए हैं। दूसरी बात यह जाती है कि अगर वो नहीं का मतलब है कि इस पे जाहिर है कि एक तो सीज फायर है, अगर उसको वायलेट कर देते हैं तो फिर उसी तरीके से जवाब मिलेगा जो अब भी मिला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान भी उसके लिए तैयार है। अभी तो हमने उसको एक कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते तो शायद उसको ज्यादा नुकसान हो सकता था। उनके जो राफेल फ्लीट था वो कंप्लीटली तौर पर तबाह कर सकते थे हम, और इसके अलावा मजीद जो उनके ये डैम्स थे तो ये डैम्स भी उड़ा सकते थे। लेकिन जाहिर है कि हम एस्केलेटिंग लेडर पर ऊपर नहीं जाना चाहते थे। एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर हमने एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा दिया जो कि उनको एक किस्म का डिटेरेंस जो था उस डिटेरेंस को हमने पाकिस्तान में रिस्टोर कर दिया, जो अनकन्वेंशनल डिटेरेंस था, जबकि इंडिया बार बार इस अनकन्वेंशनल डिटेरेंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और उसको वायलेट कर रहे थे। तो फिर भी अगर इस तरह के क्योंकि ये बिल्कुल मैं कहता हूँ शेयर स्टुपिडिटी या ना समझिए है या जंग को मतलब है कि देखने या उसके नताइज को समझने की इनमें कोई सलाहियत नहीं है। और फिर मीडिया ने जिस तरीके से उनके पब्लिक को मिसलीड किया, मिसरिप्रेजेंट किया, झूठ बोला, फेक न्यूज चलाए, तो मेरे ख्याल में उनको धचका तो बहुत ज्यादा लगा है। क्योंकि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में अगर आप जंग क्या सोचते हैं कन्वेंशनली और दूसरे को इतना नुकसान पहुंचा सके कि वो बेयर न कर सके, तो फिर तो तबाही के लिए तैयार होना है, और यही चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात यह आ जाती है कि क्या टेबल टॉक, तो टेबल टॉक तो अब जरूर होंगे। जाहिर है कि अमेरिका ने भी बता दिया और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका कोई 8-9 जगह पर तो उसका जिक्र किया है मुख्तलिफ ममालिक ने कि मैंने सीज फायर करवा दिया। तो जाहिर है, और फिर ये कश्मीर के मसले से हैं तो कश्मीर का मसला डिस्कस होगा। तो अब जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी इसके साथ मिलती है, तो पाकिस्तान के तो यही डिमांड्स होंगे या यही मेज पर रखेंगे कि एक तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो हैसियत है उसको न छेड़ा जाए। दूसरी बात जो आर्टिकल 370 और 35 एक उन्होंने अमेंड किया है, कश्मीर को दोबारा उस हैसियत में मुतनाज़ हैसियत में ले आए। और तीसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक जंगों की बात है तो LFC को भी रिस्पेक्ट किया जाए और इंटरनेशनल बॉर्डर को भी। और फिर जो टेररिज्म है तो उसके खिलाफ हम तो विक्टिम है, तो इकट्ठे जंग लड़ेंगे, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ लें, लेकिन ये बात नहीं होगी कि वहां पर कुछ हो और उसका मलबा पाकिस्तान, क्योंकि अगर इस तरह का पाकिस्तान करना चाहे तो इसके लिए एक मैकेनिज्म है, जिस तरह किया था कि कोई इंटरनेशनल बॉडी हो कि वो दरमियान में डालकर
ताकि उसके जरिए दोनों ममालिक अपना केस और अपने जो टेररिज्म है उसको सामने रखे और फिर फैसला करे कि कौन इसमें शामिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया से नज़ीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अवां असांजे पैनल जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी तफ़सीली तौर ते पाण जाइज़ो वरितोसीं। अॼु योम तकबीर डे आहे ऐं योम तकबीर डे जे हवाले सां जहिड़ी रीति 28 मई 1998 में भारत खे शिकस्त थी ऐं अॼु उन ॾींहं जे हवाले सां पूरे मुल्क में रैलियूं कढियूं वियूं ऐं योम तकबीर डे जेको आहे उहो मल्हायो वियो ऐं पूरे मुल्क में आम मोकल तौरु मल्हायो वियो, जंहिंमें रैलियूं ऐं ख़ासि तौर ते सदर वज़ीर आज़म ऐं फ़ौजी ऐं अस्करी जेका क़यादत आहे उन्हनि पारां क़ौम खे वाधायूं ॾिनियूं वियूं, छाकाणि त रीसेंट जेको पाक भारत छिकताण वारी सूरत हाल वधी ऐं जेको पाकिस्तान पंहिंजो रोल प्ले कयो ऐं जहिड़ी रीति उन्हनि खे जवाबु ॾिनो उहो पूरी दुनिया में उनजी साराह कई पई वञे ऐं उन हवाले सां वफ़्त जेको आहे उहो टेबल टॉक करण जे लाइ उहो तयारु आहे ऐं वफ़्त जॾहिं टेबल टॉक कंदो त ॾिसजे उनमें कहिड़ा मस्बत ऐं हकारी नतीजा निकिरनि था। सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे पंहिंजी पुॼणी थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।